जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष राठौर सरबजीत। आज फिर अधूरी बात को पूरी करने के लिए हाजिर हूं आप सभी के सामने। हाँ, अधूरी बात को पूरी करने के लिए हाजिर हूं आप सभी के सामने। जैसा कि आपने सुना कि मैंने पिछली वीडियो में बात किया था गौवंश के ऊपर, और तब बात कर रहा हूँ गौवंश के ऊपर जब अच्छों की हालत ख़राब हो रही है कि किस तरह से समस्या का समाधान निकाला जाए। दरअसल उनके लिए यह समस्या कोई मायने भी नहीं रखती, क्योंकि जब बड़े लक्ष्य होते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें पे कौन ध्यान देता है। छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। बड़े लक्ष्य हैं। कभी खड़े हो पाए हो पार्लियामेंट अथवा विधान भवन में 5 मिनट के लिए भी? बड़े लक्ष्य होते हैं तो छोटी चीज़ें भूल जाती हैं। ये छोटी चीज़ है? इतनी गंभीर समस्या, इतनी बड़े क्षेत्र की समस्या तुमको छोटी चीज़ समझ में आ रही है? ये कहो ना, गधे हैं, कुछ आता जाता नहीं है, मालूम नहीं है, करने के लिए क्षमता नहीं है, जिगर नहीं है, सीने में दम नहीं है, ये कहो ना। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह से इनको संरक्षित किया जाए। क्या है संरक्षित करने का सही तरीका? जो तरीका माननीय महोदय लोगों के द्वारा निकाला गया उसको तो आपने देख ही लिया, सभी ने देखा, हम सभी ने देखा। लगभग 5 वर्ष अथवा 5 वर्ष के ऊपर का समय हो गया है, कोई समाधान नहीं निकला। तो उसी के संदर्भ में मैं बात कर रहा था बछड़ा, बछिया, गाय, बैल, नंदी इत्यादि की। वो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, गौवंश जब तक वह जीवित रहेगा तब तक वह भोजन करेगा, यानी चारा खाएगा, दाना पानी लेगा और गोबर भी करेगा, मूत्र त्याग भी करेगा। अब आप मेरी बात यहाँ पर मत मानिएगा। किसी भी भारत के किसी भी कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में चले जाइएगा, वहाँ के किसी भी कृषि वैज्ञानिक से बात करिएगा, उससे पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देगा। मेरी बात मत मानिएगा। ना 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 ना, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मेरी बात मत मानिएगा। मैं अपनी बात मानने के लिए हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मेरी बात बिल्कुल भी मत मानिएगा। वहाँ पे जाइएगा, उनसे पूछिएगा कि पहले के समय में अलग तरह से खेती हुआ करती थी। जैसे कोई गांव, तो पहले क्या होता था, खेती बाड़ी, खेती माने कृषि, खेती करना, बाड़ी माने पशुपालन। तो पशुपालन के अंतर्गत आधे आधा गांव का खेत होता था उस पर खेती होती थी, आधे पर पशु चराए जाते थे। तो जब पशु चराए जाते थे तो वो वहाँ चरने के वक्त में गोबर मूत्र या त्याग करते थे, तो उसके माध्यम से भूमि उपजाऊ हो जाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय का चक्र बदला और जनसंख्या वृद्धि के कारण क्षेत्रफल कम हुआ। क्षेत्रफल कम होने के साथ ही साथ एक निश्चित भूभाग पर, एक निश्चित भूमि पर खेती करना सुनिश्चित किया गया और हम लोग खेती कर रहे थे। अभी समय ही कितना हुआ है, हम तो गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुए लोग हैं। तो उसके बाद में कैसे अपने देश की कृषि को दशा को सुधारा जाए, उसमें बहुत सारा काम भी हुआ। वैज्ञानिकों पर भी दबाव बनाया गया। इसके फलस्वरूप हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के आसपास में होती है। उसके बाद में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सन 2000 से इतनी हरित क्रांति का अंधाधुंध प्रयोग ही किसान के लिए, इस देश की हर नागरिक के लिए, इस देश के लिए, इस देश के पर्यावरण के लिए जानलेवा साबित हो रहा है।
आजकल इसीलिए लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि फसल को बुवाई के लिए पहली जुताई से फसल की कटाई और उसके स्टोर करने तक खतरनाक रसायन, जहरीली दवाएं और खतरनाक जहरों का प्रयोग होता है, जिसके फलस्वरूप वह भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं। तत्पश्चात हम बीमार पड़ते हैं, और बीमार हम न पड़ें ऐसी अभी तक कोई भी टैबलेट, मेडिसिन, इंजेक्शन कुछ भी ऐसा नहीं बना है जिसको हम सुबह शाम दोपहर लेते रहें और हम जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी से न जूझें, किसी प्रकार की बीमारी न हमको आए, ऐसा कोई नहीं बना है अभी तक। वो अगर एक ही है, वो भोजन। हम अगर भोजन शुद्ध करना चालू कर दें, शुद्ध भोजन नहीं मिलने वाला आजकल। गेहूँ, चावल, सब्जियाँ सभी में खतरनाक जहरीले रसायनों का प्रयोग होता है। वह प्रयोग सब्जियों पर ही नहीं रहता, फसलों पर ही नहीं रहता, फलों पे नहीं रहता, अनाज पे ही नहीं रहता, बल्कि भोजन के माध्यम से हमारे पेट में भी जाता है। तत्पश्चात हम बीमार पड़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जब तक कोई भी गौवंश जीवित रहेगा तब तक वह मूत्र देगा, गोबर देगा। उसके साथ साथ बछड़ों का कोई काम है, छोटे बछड़ों का नहीं, छोटी बच्चियों का कोई काम है नहीं। कुछ उनका उपयोग किया जा सकता है, कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। जब बछिया बड़ी होकर के माँ बनेगी, गाय बनेगी, तो उससे दूध की प्राप्ति हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं। और जो उनसे बछड़े होंगे वो आगे चल कर के बैल बन सकते हैं, जिनके माध्यम से हम अपना कृषि का कार्य कर सकते हैं। बहुत अधिक क्षेत्रों में अभी भी बैलों से कृषि होती है, लेकिन सिर्फ कृषि ही होती है, और गाय से सिर्फ दूध ही मिलता है और कुछ नहीं। इसके साथ ही साथ हम एक कार्य और अगर करना प्रारंभ करें, गोबर और उनके मूत्र से, ज़रूरी नहीं गाय का ही हो, कोई भी पशु हो, मेरे कहने का मतलब यह है कि खतरनाक रसायनों को बंद करके प्राकृतिक नेचुरल तरीके से जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए हमको। इसके लिए जिम्मेदारों को, यानी स्पष्टता कहूँ को, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को विशेषकर इसमें ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, इसी को लेकर के एक बार मध्य प्रदेश में, अब मध्य प्रदेश के किस ज़िले में आयोजित हुआ था ये मुझे उस समय याद था, आज याद नहीं रह गया। वहाँ पर छात्र छात्राओं ने, एक छात्रा थी जिसने भारत माँ का रूप धारण किया था, भारत माता का रोल निभाया था। अन्य भी कई हमारी बहनें थीं जिन्होंने अन्य तरीके से रोल निभाया था। वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी थे, और उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, वो भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरह से भारत माता का क्या दर्द है वो वहाँ पर बयां किया था। माननीय प्रधानमंत्री ने भी सुना था उनका, और खड़े होकर के सुना। जब कुर्सियों पर बैठे थे, मंच पर बैठे थे, बाद में जाकर के एक मंच के कोने पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर के उनको सुना, और उनका जो नाटक एक तरह था वो देखा था। लेकिन उसके बावजूद भी कानों में तेल पड़ा है, कोई इसका मतलब नहीं, कोई काम नहीं। तो मैं यही कह रहा था कि दूध तो तब देगी, और जब बड़े होंगे तब बैल बनकर के काम खेतों में कर सकते हैं। अब उस पर खेती में बैलों के द्वारा खेती कैसे की जा सके, उस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ख़ास बात यह है, यहाँ पर बैलों से काम तो लिया जा सकता है, उसके साथ साथ हमें खाद बनाने पर बहुत अधिक जोर देना चाहिए। जो कि खाद बनाने की विधि, अब सुन लीजिए, जो कि मेरे द्वारा विकसित की गई है, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिकों की क्षमता नहीं है कि कर सकें। मैंने अपना खुद का पैसा लगाया है, खुद का पैसा रिसर्च किया है, पढ़ाई की है, तब उसको विकसित कर पाया हूँ। ये ऐसे नहीं हो जाता, ये बकवास करने से कुछ नहीं होता। मंच पर आओ, माइक पकड़ लो, बकवास करके चले जाओ, हो गया काम, नहीं होता है। 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तब होता है। तो सुनिएगा, गाय, बैल, बछड़ा, बछिया गोबर देगी, मूत्र देगी। तो विधि सुन लीजिए। गोबर तो हम आसानी से इकट्ठा कर लेते हैं। सरकार के द्वारा ये निर्धारित किया जाना चाहिए, जो भी एक योजना चलानी चाहिए, उस योजना में जो पाले हुए हैं गौवंश, उन कृषकों को उसमें धनराशि दिया जानी चाहिए। उस धनराशि से क्या हो, जहाँ वहाँ गाय, बैल, बछड़े, बछिया बांधते हैं, वहाँ पर पक्की फर्श नीचे होनी चाहिए, और फर्श
को एक हल्का ढलान दे करके एक नाली के माध्यम से एक गड्ढे में जोड़ देना चाहिए, ताकि उनका जो मूत्र है वो उस गड्ढे में एकत्र हो जाए। गोबर तो हम ऐसे ही भर लेते हैं, मूत्र को उस यहाँ से इकट्ठा कर लिए। गोबर और मूत्र प्रमुख रूप से तीसरा इसमें क्या ज़रूरत होगी मटेरियल की, वो बरगद, नीम, पीपल, 3 वृक्षों के नीचे की मिट्टी। अब मिट्टी कितनी, गोबर कितना, मूत्र कितना, वो सुन लीजिए। लगभग अगर 10 किलो गोबर है तो लगभग 10 लीटर मूत्र, यानी प्रतिदिन का मूत्र जितना भी हो जाए, प्रतिदिन का गोबर जितना भी हो जाए, अगर 10 किलो के 10 लीटर के आसपास किलो होता है तो 1 किलो मिट्टी, ये कंपलसरी। अब गोबर भी फोकट का, मूत्र भी फोकट का, मिट्टी भी फोकट का, एक भी पैसा नहीं लगा। फर्श के लिए एक बार ही पैसा लगेगा, एक बार ही, वो भी नाम मात्र का, बहुत अधिक लगेगा नहीं। तो ये सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, इसमें काम करना चाहिए, उनको करा दें। उसके बाद में जहाँ कहीं पर आपके पास उपयुक्त जगह हो वहाँ पर एक गड्ढा बना लें, सीमेंटेड गड्ढा, चारों तरफ से जुड़ा होना चाहिए, जालीदार नहीं, पूरा ठोस, नीचे से भी पूरी स्लेब होनी चाहिए, चारों तरफ से भी, और उसको प्लास्टर होने के बाद उस पर सीमेंटेड लिक्विड चढ़ा होना चाहिए, सिर्फ ऊपर की ओर खुला होना चाहिए। और इस तरह से बनाया जाए जिस तरह से फ्लैशिंग वाले टैंक जो शौचालय में बनाए जाते हैं उस तरह से बना होना चाहिए, ताकि उसमें पानी एक भी बूंद सोख ना पाए, भूमि ना सोख पाए। उसके बाद में क्या, इतना वहाँ पर बना देना चाहिए। उसके बाद प्रतिदिन का गोबर, प्रतिदिन का मूत्र और 1 किलो मिट्टी, इनको तीनों में अगर 10 किलो के आसपास गोबर होता है तो 1 किलो मिट्टी पर्याप्त है। अगर ज़्यादा गोबर है तो थोड़ी मिट्टी बढ़ा लीजिएगा, कम है तो थोड़ी कम कर दीजिएगा। इतनी प्रतिदिन इसका घोल तैयार करके उस गड्ढे में डाल देना, एक कंपलसरी। अगर इसमें और कोई ऑप्शनल मिलाना चाहें तो वो सुन लीजिएगा। दुनिया का सबसे खराब गुड़ मिठाई, एक ऐसी मिठाई होती है जिसको हम आप खाते हैं, एक गुड़ ऐसी होती है जिसको जानवर खाते हैं, एक ऐसी होती है जिसको कोई नहीं खा सकता, वो यहाँ पे चल जाएगा। एक किसी दाल का आटा, गेहूं का आटा, चावल का आटा, कुछ भी, एक आटा ऐसा होता है जिसका इंसान खाता है, दूसरा ऐसा होता है जिसको पशु खा लेता है, तीसरा ऐसा होता है जिसको कोई नहीं खाता, सड़ा हुआ बिल्कुल, वो इसमें प्रयोग हो सकता। ऑप्शनल में अगर मिलाना चाहें तो 1-1 किलो आटा या गुड़ के आदि से माध्यम से उसको मिला करके उसमें प्रतिदिन के हिसाब से उसी घोल में मिला दें। ऑप्शनल अगर हो तो, ना उपलब्ध हो कोई बात नहीं, इतना ही उसमें डालते जाएं। अब डालते जाएं, एक दिन भरेगा ही। कितना भी बड़ा गड्ढा हो, कितना भी छोटा गड्ढा है, दुनिया भर का बवाल नहीं है इसमें कुछ भी, छोटा बड़ा कितना भी हो। उसके बाद उसमें डालते जाएं। जब वह भर जाए उसके बाद, जिस दिन भर जाए उसकी डेट लिख लीजिएगा। उसके बाद में उसमें 30 से लगभग मैं आपको 2 महीने यानी 60 दिन लगातार जितनी खाद बनी, जितनी है, जितना लेवल, उसके 1-2 इतना 3 इंच तक ऊपर पानी रहना चाहिए। उसमें पानी लगातार भरते रहना चाहिए, 2 महीने तक पानी भरा रहे उसमें। भरा रहने के बाद 2 महीने के बाद, अब जिस दिन डालना शुरू किया, जिस दिन भर गया पूरा गड्ढा, उसके बाद में 2 महीने तक छोड़ देना है, पानी भरा रहना है। तीसरे चौथे दूसरे रोज डालते रहो ताकि पानी की कमी ना हो पाए, जिससे उसकी सारी गर्मी मीथेन गैस निकल जाएगी पूरी की पूरी। अब उसके बाद में उसको छोड़ देना है ऐसे, और उसमें केचुआ छोड़ दीजिएगा। केचुआ चाहे देसी केचुआ इकट्ठा कर लीजिएगा, बरसात में आसानी से इकट्ठा, और खोद करके नहीं, जा रहा है रेंग रहा है उसको उठा लीजिएगा, चाहे तो खरीद लीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा केचुआ को। अगर 100 कुंटल खाद है वहाँ पे तो केचुआ जब उसमें छोड़ देंगे, और केचुआ 4 महीने के लिए उसमें छोड़ दीजिएगा। 4 महीने में उस खाद को खा करके केचुआ 100 कुंटल अगर है तो 60 कुंटल में बदल देगा खा करके, और वह दुनिया की सर्वोत्तम ताकतवर खाद होगी। सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत ताकतवर होगी, जिसकी कोई हद नहीं। और जिस खेत में भी वह खाद डाली जाएगी, उस खेत में जो भी फसल लगाई जी भरपूर मात्रा में होगी, अब पूरी तरह से पोषण युक्त होगी। ऐसे पोषण होगा उसमें, ऐसे इतनी क्षमता होगी उसमें पोषण की कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि ऐसे ही हमारे यहाँ बेहतर कृषि हुआ करती थी, तब हमारे पूर्वज इतने ताकतवर हुआ करते थे, 1-1 कुंटल वजन ऐसे ही उठा लिया करते थे। आज तो 50 किलो उठाने को होता है तो उठाने में भी पीछे ध्यान रखना पड़ता है।
समझ रहे हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें शरीर में क्षमता नहीं है, 50 किलो भी वजन उठाने के लिए हालत ख़राब हो जाती है। तो ये प्रयोग करेंगे तो हम गाय से दूध प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही खाद्य प्राप्त कर, साथ ही बैलों से कृषि काम कर सकते हैं। तो गाय से दूध प्राप्त करने की, उस पर वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है बैलों के द्वारा कृषि कैसे की जाए, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बैलों से कृषि कैसे की जाए, फिर कृषि योग्य भूमि कैसे बनाई जाए, इस पर भी एक वीडियो आगे बनाने वाला हूँ। क्योंकि कृषि योग्य भूमि रही ही नहीं है, नहीं रह गई है, केवल ऐसे ही काम चल रहा है, कृषि योग्य भूमि नहीं रही, उसको बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो खेत हैं हमारे आपके, वो 1960 के दशक के खेत हैं, उनको आधुनिक बनाने की ज़रूरत है, तभी कृषि हो पाएगी बेहतर तरीके से। इसीलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जो कृषि है वो इतना अच्छा काम है जिसके आगे हर कार्य फेल है। मेरे अनुरूप सबसे बेहतर काम कृषि का है, सबसे सरल काम कृषि का है, लेकिन उसको इतना कठिन बना दिया गया है हमारे देश के नमक हराम लोगों के द्वारा, जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये खाद गोबर से चालू कर दीजिएगा, जो गौशालाएँ हैं वहाँ पे खाद बनवाइएगा। और गौशाला में एक काम हो सकता है, ये मैंने यहाँ तक रिसर्च कर पाया है भैया, आगे रिसर्च जब होगा हमारा तो आगे हम आपको बताएंगे कि कौन सा क्या रिसर्च मैंने किया है। साथ ही साथ जो गौशालाएँ हैं, बड़ी बड़ी गौशालाएँ, वहाँ पर आप कुछ वैज्ञानिकों को लगा करके उसी जिस तरह से मैंने बताया है खाद बनाने की तरीका, इसी में जब खाद बनेगी, गड्ढा भर रहा होगा, उसके बाद 2 महीने तक जब पानी भरा रहेगा तो इसमें एक गैस उत्सर्जित होगी, मीथेन गैस युक्त गोबर गैस, ठीक है। उसको हम यहाँ पे वैज्ञानिकों को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये काम नहीं, इस पर अध्ययन करने की आवश्यकता है, अध्ययन करूँगा तब बताऊँगा। तो वैज्ञानिकों को आप लगाइए कि इससे जो गैस उत्सर्जित हो रही है उसको किसी भी प्रकार इकट्ठा करें। अब उसको इकट्ठा करने के बाद कंप्रेसर की मदद से एलपीजी सिलेंडर में भरा जा सकता है। अब वह जो आजकल एलपीजी सिलेंडर 1000 रुपये के आसपास का मिल रहा है, ठीक है, तुम 2000 देते हो, उसमें उछले उछले घूमते हो, 1000 रुपये का सिलेंडर है। ये रियलिटी है, सच्चाई है, इसमें आपका विरोध अथवा आपका साथ देने वाली बात कोई नहीं है। मैंने आपका साथ पहले भी दिया है, दे अभी भी रहा हूँ, लेकिन आप साथ लेने को तैयार हैं नहीं। अगर आप साथ स्वीकार करें तो मैं साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी बहुत नाराज़गी है, तो उसको हम कुछ कहेंगे नहीं। आप अगर दूर करना चाहेंगे, बात को समझेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारी तुम्हारी राम राम। हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, लेकिन ढोंग ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ये बात हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखिएगा। ढोंग ज़्यादा दिन नहीं चलता। एलपीजी सिलेंडर में भरी जा सकती है वह गैस, और उस गैस की कीमत 200-300 रुपये होगी, जो कि हम जैसे गरीब आदमी उस एलपीजी सिलेंडर ना खरीद करके हम गोबर गैस का सिलेंडर खरीद करके अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे। हम गरीब लोग, तो हम गरीबों पे ज़रा दया कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। गौशाला से ये भी एक आमदनी हो सकती है, तो दूध की आमदनी, दूसरी बैलों के जो है वो तो है ही है, दूसरी गौशाला से खाद बहुत बेहतर बन सकती है, बनाई जा सकती है। वहाँ पर सख्ती करने की ज़रूरत है, दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है, कठोरता लाने की ज़रूरत है, और गौशाला में ये काम नहीं हो पाएगा। हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसके लिए कृषकों के लिए, किसानों के लिए एक योजना लाइए, जिसमें किसान अगर कोई भी इनका पालन करता है तो उसके लिए उसको लगभग 2 लाख रुपए अगर किसान को मिलते हैं, तो उसमें किसान ये पूरा सब कुछ बना लेगा, जिससे वह घर पर ही पेस्टिसाइड और खतरनाक रसायनों के चक्कर में न पड़ करके अपनी नेचुरल प्राकृतिक तरीके से देसी खाद तैयार कर सकेगा, और इससे किसानों को रोज़गार भी मिलेगा और किसान दिनों बाद दिन अमीर होते जाएं। जो आजकल किसान संगठनों के द्वारा किसानों के द्वारा
एमएसपी की मांग चल रही है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कोई एमएसपी की मांग नहीं है। ये दरअसल ऐसा है, यहाँ पर जो कृषि कर रहे हैं किसान, उनकी लागत लगातार बढ़ रही है। उस लागत के चक्कर में अब किसान क्या करे? उसको ये तो पता है भाई, अगर किसानी करनी है, खेती करनी है तो लागत लगेगी। खाद पानी और दुनिया भर की चीज़ें लग रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसके लिए वह चिंतित है। जैसे 1 बीघा अगर किसी किसान ने गेहूँ बोया तो कितना गेहूँ ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा? 4-5 कुंटल अधिकतम। लेकिन जो आधुनिक खेत तुम लोग बनाए बैठे हो 1960 वाले, इनमें 2 से 3 ही कुंटल निकल पाते हैं, इससे ज़्यादा निकल ही नहीं पाते। लेकिन उसमें 2 कुंटल की गेहूँ की कीमत की से ज़्यादा 2-3 कुंटल की जो कीमत आती है गेहूं की, वो तो लगी जाती है, कुछ नहीं किसान को बचता है उसमें। इसलिए किसान चिंतित है और किसान लगातार धरने पे धरने, आंदोलन पे आंदोलन लगातार कर रहा है, दे रहा है। वो इसलिए कह रहा है कि हमारी एमएसपी बढ़े। जैसे गेहूं की अगर 2000 है तो उसका कुछ बचत उसको हो ही नहीं पा रही है, तो धरना धरेगा ही। और तुम लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हो, ये भी तय है, और न तुम सुनोगे, ये भाई हमें पक्का पता है। और हो सकता है भाई तुम्हारी अगर भ्रष्ट बुद्धि को कुछ सद्बुद्धि मिल जाए तो अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा रहेगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप उन्नति करें, तरक्की करें, आप विवादों में न घिरें। और जो कोई विवादों में आपको घेरता है, याद करिएगा, हमको बुलाइएगा, देखना भाग जाएगा माइक छोड़ करके, नहीं रुक पाएगा वहाँ। तो एमएसपी की इसलिए मांग हो रही है, बाकी एमएसपी कुछ नहीं है। जो बढ़ती हुई लागत है उससे चिंतित है किसान। अब साथ ही साथ एक काम देश हित में और भी हो सकता है। इस देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से हम दुनिया में आते हैं 7वें नंबर पर, और संख्या के मामले में हम आते हैं पहले और दूसरे नंबर पर। तो जनसंख्या को थोड़ा कम किया जाए। जनसंख्या वृद्धि के एक भी लाभ नहीं है, जनसंख्या वृद्धि का एक भी लाभ नहीं है, सब नुकसान ही नुकसान है। तो इस पर ध्यान दीजिए। और जो माताओं को बच्चे के जन्म पर 6-7 हज़ार रुपये मिलते हैं और वह बंद किए जाएं, क्योंकि वो पोषण के नाम पे दिए जाते हैं। वो पोषण में प्रयुक्त न होकर के, न माँ के पोषण में प्रयुक्त होते हैं, न बच्चे के पोषण में प्रयुक्त होते हैं, वो पीने वाले पोषण में चले जाते हैं। क्योंकि आजकल फ्रूटी लोग पीते हैं, फ्रूटी, समझ रहे हैं, फ्रूटी, फलों का रस, फल फ्रूट, फलों की अंग्रेजी फ्रूट। अब फ्रूटी यानी फलों का रस 70 रुपये की आती है, वो पी जाते हैं। न माँ को पोषण मिलता है, न बच्चे को पोषण मिलता है, और बप्पा पी जाते हैं। तो इसको बंद करने की कृपा करें, ये बहुत ही गलत है। और जो गरीब किसान हैं उनके लिए खासकर योजनाएं चल भी रही हैं, लेकिन वो भी पूरा उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो कृपा करके मध्यम वर्गीय किसानों के लिए कुछ कीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये काम कर दीजिएगा, किसान बिल्कुल राजा होगा, इस देश का राजा। किसान की खाद घर में बनेगी, उसको कुछ खरीदना ही नहीं है। और कृषि कैसे जुताई फोकट में हो सके बिना डीजल के, उस पर अलग से मैं कृषि पर वीडियो बनाऊंगा, बैलों के ऊपर। तो आशा करते हैं मेरी बात को समझे होंगे। और आगे मैं किस विषय पर वीडियो बनाऊं, किस विषय पर अपनी बात रखूं, तो मैं आगे अगले आने वाले विषय पर जो बात रखने वाला हूं वो बैलों के ऊपर रखने वाला हूं, कि कृषि बैलों के माध्यम से कैसे की जाए। और फिर अगला वीडियो हमारा जो आएगा वो आएगा आधुनिक कृषि योग्य भूमि, क्योंकि जो भूमि है वो 1960 वाली चल रही है। और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार खासकर ध्यान दे हमारी बात पर, और नहीं भी ध्यान देगी तो उसको आगे आने वाले समय में नुकसान उठाना अधिक पड़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और जो लोग हमें जानते हैं वो तो जानते हैं, नहीं जानते हैं वो व्यक्तिगत नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, उनसे भी संपर्क कर लें। और बाकी हमारी किसी से बुराई नहीं, किसी से कोई दोस्ती नहीं, जो बात है वो हम कहेंगे, उसमें कहीं पर से हम कोई समझौता
नहीं करने वाले। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी वाणी को विराम है। आप सभी को प्रणाम और जय श्री राम।